नमस्कार सभी साथियों को। मैं रवि बघेल आपके अपने YouTube चैनल पर फोर कंपटीशन में स्वागत करता हूं। तो साथियों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में अच्छे से मस्त जनाब से लगे रहेंगे। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी वैकेंसी के बारे में जिसको आपको बहुत ही बेसब्री से इंतजार था और उसके लिए आप क्या है जी जान से तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो आज की हम वीडियो में बात करेंगे कि रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी के बारे में, जो कि 2024 में आने वाली है। ठीक है, और इस वैकेंसी के जो क्या क्या कंडीशन रहने वाली है, कब फॉर्म भरे जाएंगे, क्या क्राइटेरिया रहेगा, फिजिकल क्या रहेगा और सिलेबस क्या रहेगा, कौन कौन भर पाएगा, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। कुछ लोग बता रहे कि ये रहेगा, कुछ लोग ये बता रहे हैं, लेकिन आपको क्या एकदम ऑथेंटिक एक ऑफिशियल पूरी तरह से जानकारी मिलने वाली है। तो बने रहे अंत तक और बात करेंगे पूरी डिटेल टू पॉइंट पर। तो सबसे पहले बात करें कि हमारी जो वैकेंसी है वो टोटल पोस्ट क्या है, 1,03,769 वैकेंसी आने वाली है। ये जो वैकेंसी है मेल और फीमेल दोनों के लिए रहने वाली है, मेल और फीमेल दोनों के लिए रहने वाली है। ठीक है भाई, अब बात करते हैं कि इनकी जो क्वालिफिकेशन है वो क्या रहने वाली है। कुछ लोग बता रहे हैं कि इन क्वालिफिकेशन अब जो भर गई है वो 12th क्लास रहेगी, या कुछ लोग बता रहे हैं 10th क्लास रहेगी। तो बेटा मैं इसकी बता दूं, इसकी जो क्वालिफिकेशन है, इस भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन है वो 10th क्लास रहेगी। लेकिन कोई अदर पोस्ट इसमें शामिल कर दी जाती है, कोई एक स्पेशल कोई पोस्ट अगर कुछ हो तो उसके लिए 12th क्लास हो सकता है, लेकिन अदरवाइज इसके लिए 10th क्लास ही रहेगी। ग्रुप डी के लिए 10th क्लास ही रहने वाली है। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हुआ आपका कि जो लोग कह रहे हैं बेटा 12th क्लास रहेगी, बेटा 12th क्लास किसी अन्य कंडीशन में आने पर हो सकती है। जैसे मान चलो कोई ट्रेड के साथ दे दे, या कोई अगर कोई इससे अपर वाली पोस्ट के लिए दे तो उसके लिए हो सकती है, इसके लिए नहीं है, इसके लिए सिर्फ 10th क्लास है। ठीक है, अगली बात करें कि ये जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी अलग अलग के जैसे ग्रुप डी में होता है ना, गेटमैन होता है, खलासी होता है, ट्रैकमैन होता है, अन्य जो पोस्ट होती है सभी के लिए पोस्ट वाइज है। अगर आप इस चीज को अगर आप देखना चाहेंगे किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी है, और ये जो वैकेंसी है जोन वाइज होती है, आपको पता है जैसे इलाहाबाद जोन हो गया, दिल्ली जोन हो गया, अजमेर बोर्ड हो गया, इस तरह से आपको अन्य अन्य जोन में देखने को मिलेगी। तो सभी जोन के बारे में और सभी पोस्ट वाइज जो है आपको इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, वहां से आप पूरा इसको डिटेल वाइज चेक कर सकते हो किस जोन में कितनी वैकेंसी है और किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी। ठीक है, अब बात करते हैं इसके आगे के लिए कि इस भर्ती का प्रोसेस क्या होता है, पूरी भर्ती का प्रोसेस क्या होता है। तो इस भर्ती का प्रोसेस जो ये भर्ती है 4 भागों में बांटी जाती है। फॉर्म भरने के बाद में 4 भागों में बांटी जाती है। कौन कौन से? पहला होता है आपका सीबीटी होता है, सीबीटी यानी आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। उसका दूसरा फिजिकल होता है जिसे पीईटी के नाम से जाना जाता है, पीईटी। तीसरा होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, डीबी होता है। चौथा आपका मेडिकल होता है। ठीक है, तो पूरा ए टू जेड हम इस वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। क्या सिलेबस रहेगा, क्या फिजिकल रहता है, मेडिकल में क्या होता है, डीबी पीएचडी में क्या होता है, सारा कुछ हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले बात करें सीबीटी के लिए। तो सीबीटी के लिए बेटा इसके लिए क्या होता है कि 4 सेक्शनों में इसका पेपर आता है। 4 सेक्शन में कौन सा होता है कि जीके जीएस होता है, जीके जीएस, इसका मैथ होता है, इसका रीजनिंग होता है, इसके बाद करंट अफेयर या आपको जनरल अवेयर्स बोल सकते हो। जीके जीएस में आपके 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 25 क्वेश्चन। इसमें आपके इसके बाद में मैथ के भी आपके क्या है 25 क्वेश्चन रहते हैं, रीजनिंग के आपके 30 क्वेश्चन रहते हैं और करंट अफेयर के आपके 20 क्वेश्चन होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। और इनके जैसे जीके जीएस है इसकी 25 नंबर की रहेगी, और मैथ जो है 25 नंबर की रहेगी, जीके रीजनिंग वो भी 30 नंबर की रहेगी, और करंट अफेयर भी 20 नंबर की रहेगी। तो टोटल मिला के आपके 100 क्वेश्चन आपके 100 नंबर के होते हैं। और जो टाइम होता है वो टाइमिंग होती है वो कितनी होती है आपकी 90 मिनट होती है। कितनी? 90 मिनट की होती है। नेगेटिव मार्किंग की बात करें, इसमें नेगेटिव जो मार्किंग होती है वो 1/3 की होती है, यानी आपने 3 गलत कर दी तो 1 सही आपका कट जाएगा। ठीक है, इतना तो पता होगा आप लोगों को। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि इसकी जो एज है वो एज क्या रहती है। एज की बात करें, एज की, तो बेटा एज जो है इसकी 18 से 33 ली गई है, 18 से 33 ली गई है, जनरल ओबीसी वगैरह इन सबको। ठीक है, 18 से 33 के इसको फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गई किसकी बात हो गई आपकी एज क्वालिफिकेशन की बात हो गई, आपके सीबीटी के बारे में बात होगी, एज के बारे में बात होगी। अब बात करेंगे पीईटी के बारे में। तो पीईटी भैया क्या होता है? पीईटी में आपको क्या देखने को मिलेगा? पीईटी में आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, जो मेल है उनके लिए अलग फिजिकल होता है और फीमेल है उनके लिए अलग, मतलब
फिजिकल होता है। मेल के लिए आपको 35 किलो सबसे पहला फिजिकल होता है। उसमें फिजिकल को दो भागों में बांटा गया है कि पहला है आपको 35 केजी जो वेट है वो उठाना पड़ेगा। अपने आप उठा के आप कंधे पर रखो, सिर पर रखो या पीठ पे ला दो, कहीं पे भी ला दो, वो आपकी बॉडी के ऊपर रहेगा। और आपको 100 मीटर की आपको दूरी तय करनी है 2 मिनट में। ठीक है, बहुत इजी होता है, कुछ लोगों के लिए हार्ड हो सकता है लेकिन इजी होता है। दूसरा है कि 1000 मीटर आपको दौड़ना है, 1000 मीटर आपको दौड़ना है मेल के लिए। इसके लिए टाइमिंग रहेगी वो 4 मिनट 15 सेकंड रहती है। कितनी? 4 मिनट 15 सेकंड रहती है। ठीक है भाई, 4 मिनट 15 सेकंड मेल के लिए भाई। ठीक है, फीमेल यही फीमेल के लिए अगर बात करें, जो महिला के लिए बात करें, महिला के लिए तो यही महिला के लिए क्या है, 25 किलो का वेट रहता है। कितना? सॉरी 20 किलो का वेट रहता है, 20 किलो का वेट रहता है, 20 किलो का 20 केजी वेट उठाएंगी और ये भी 100 मीटर चलेंगी, 100 मीटर चलेंगी और कितना? 2 मिनट में। ठीक है, इसके बाद में इनका ये जो होता है रनिंग जो होती है वो 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर की होती है पूरी, और 5 मिनट 40 सेकंड महिलाओं को टाइम दिया जाता है। 5 मिनट और 40 सेकंड। ठीक है, ये महिला के लिए होता है। इसमें हाइट और चेस्ट ना महिला के लिए होता है ना पुरुष के लिए होता है। आपकी हाइट चाहे 4 फुट हो या 4.25 फुट हो या 5 फुट हो या 168 हो, 152 हो, 155 हो, यहाँ पे कोई वेरिएंट नहीं रखता है। ठीक है, पीईटी हो गया। अब इसके बाद डीवी की बात करें तो आप जो भी आपको डॉक्यूमेंट लगाते हो वो सारा कुछ वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट स्टेप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वहां से आपका क्लियर हो जाता है। ठीक है, जब आप इसमें चले जाते हो। मेडिकल की बात करें तो मेडिकल बेटा कुछ लोग बोलते हैं यहाँ तो हैंडीकैप्ड भी भरते फॉर्म भरा है। हैंडीकैप जो अपाहिज वगैरह होते हैं, दिव्यांग जो होते हैं, उनको फॉर्म भरे जाते हैं। लेकिन बेटा आपको जो मेडिकल जो टेस्ट होगा वो आपको इस स्टैंडर्ड पे होता है कि आपका लेवल देखा जाता है कि आपकी बॉडी जो हम अपने यहाँ स्टाफ में जब भर्ती कर रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है किस तरह की है, यानी आप पूरी तरह फिट हो या अनफिट हो। तो अनफिट हो तो कितने % अनफिट हो या कौन सा पार्ट अनफिट की कैटेगरी में नहीं आ रहा आपकी बॉडी का, वो सारा मेंशन करते हैं कि ऐसा ना हो कि आप अनफिट हो, आप ज्वाइन हो जाओ और मतलब ज्वाइनिंग के बाद में कुछ समय बाद कह दो कि भाई मेरा ये बॉडी का ये पार्ट यहाँ इस जॉब पे मेरा अनफिट हुआ तो मुझे इसका क्लेम दो। तो इसलिए क्या है, वो मेडिकल जो करते हैं वो ये देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारा जो बंदा जो सिलेक्ट हो रहा है वो किस लेवल से फिट है या अनफिट है। ठीक है, इसके बाद बात करें कि इसकी जो ग्रेड पे होता है, जो सैलरी होती है वो ग्रेड पे जो होता है वो क्या होता है बेटा, ग्रेड पे होता है इसका 18,000 रुपये होता है। बेसिक ग्रेड पे 18,000 रुपये होता है, प्लस जो अन्य भत्ते भी इसमें शामिल किए जाते हैं इससे अलग। तो इस ऐसे करके 25 से 30,000 रुपये इसकी सैलरी होती है ओवरऑल। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हुई कि सैलरी कितनी हो जाएगी, एज कितनी रहेगी, इसका जो सिलेबस है पूरा मैंने आपको बता दिया, पीईटी बता दी, हो गया। अब क्या रह गया आपका इसमें, अब रहेगी आपकी इसकी एग्जाम फीस क्या रहती है। एग्जाम फीस की अगर बात करें तो जो SC ST PWD या एक्स सर्विसमैन जो होते हैं उनके लिए 250 रुपये है फॉर्म की फीस होती है। और जो जनरल यानी अनरिजर्व कैटेगरी या ओबीसी के लिए ये 500 रुपये फीस होती है। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर जो बच्चा पास होता है, एग्जाम क्वालिफाई करता है, तो उसे नॉन रिफंडेबल फीस रहती है, ना तो इसकी इसमें से लौटेगी ना इस किसी की कैटेगरी 250 में से या 500 में से लौटेगी। अगर जो बच्चा SC ST और PW या एक्स सर्विसमैन से अगर कोई भी कैंडिडेट अगर फेल होता है, एग्जाम पास नहीं कर पाता है, तो उसे पूरे 250 लौटेंगे। और यदि अगर कोई अनरिजर्व कैटेगरी वाला या कोई ओबीसी कैंडिडेट जो है अगर अनक्वालिफाई होता है एग्जाम में, तो उसको 400 रुपए लौटाए जाते हैं, यानी 100 रुपए उसका एग्जाम फीस काट लिया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहाँ पे फॉर्म कब निकलेंगे। फॉर्म की बात करते हैं तो फॉर्म के लिए अगर ये जाना जा रहा है, जो आयोग से खबर आ रही है, वो जो खबर है और नोटिस के अकॉर्डिंग जो खबर है वो है आपकी जो फॉर्म अप्लाई डेट है वो जल्द ही आने वाली है। नेक्स्ट मंथ में आपकी अप्लाई डेट आपको मिल जाएगी। तो अप्लाई जो डेट रहने वाला है, अप्लाई डेट क्या रहने वाला है कि आपको लास्ट वीक जनवरी के लास्ट वीक में आपको 2024 में आपको फॉर्म देखने को मिल जाएंगे। ये संभावित तिथि दे रखी है, ये संभावित समय दे रखा है नोटिस के अकॉर्डिंग। और इसकी जो ठीक है, ये अप्लाई डेट हो गई। लास्ट डेट क्या रहने वाली है, इसकी लास्ट डेट आपको फरवरी 2024 दे रखा है। लेकिन अभी कोई संभावित है, हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है फरवरी में चालू हो और मार्च में इसकी लास्ट डेट हो, या फिर हो सकता है कि जनवरी के मिड में चालू हो जाए और फरवरी मिड में इसका ऑफ हो जाए। एग्जाम के लिए बोला गया, एग्जाम इसका बहुत जल्दी हो जाएगा। आप लोगों को पता है कि एग्जाम इतना जल्दी हो जाता है इसका कि आप हो
सकता है कि आप जब फॉर्म भरोगे और जब पेपर देने जाओगे तो बेटा हो सकता है कि आप दूसरी पीढ़ी का निर्माण कर दो। यानी कहने का मतलब 3 से 4 साल का इसमें समय लग जाता है। आपने देखा पिछली भर्तियों में कि 3-4 साल तो खींच जाते हैं, ठीक है। और ये जो वैकेंसी है बेटा, आप लोगों को पता है ग्रुप डी का नोटिस तो बहुत जल्दी वायरल हो जाता है, बहुत जल्दी आता है, लेकिन एग्जाम तक आते आते बेटा बच्चा पूरा टूट जाता है। तैयारी करते करते क्या हो सकता है 90% बच्चे तैयारी छोड़ भी देते हैं। तो इसलिए क्या आप जो तैयारी शुरू करें तो इस तरह से शुरू करें बेटा, धीरे धीरे इन्हें लगे रहना है। और चुनावी दौर है, हो सकता है कि चुनाव से पहले भी मतलब एग्जाम करा सकते हैं, ठीक है। तो ये कोई मतलब बड़ी बात नहीं होगी कि चुनाव से पहले एग्जाम करा लें या चुनाव को तुरंत बाद एग्जाम दे दें, क्योंकि चुनावी लीला है तो कुछ भी हो सकता है। क्योंकि चुनाव के आते आते आपको पता है 2024 में लोकसभा चुनाव है, तो चुनाव के आते आते आपको बहुत सारी वैकेंसी को आपको दिखाया जा रहा है। अब कौन सी आएगी कौन सी नहीं आएगी ये तो समय ही निर्धारित करेगा कि सभी के लिए क्या संभावित तिथि दे दी गई है और कोई एक फिक्स डेट नहीं जारी की जा रही किसी भी भर्ती बारे में। आरपीएफ की ले लो या फिर एएलपी की ले लो, यूपी पुलिस की ले लो, किसी भी की ले लो, बस संभावित तिथि देते जा रहे हैं। लेकिन आप कोई ऐसी फिक्स डेट नहीं दे रहा किसी भर्ती के लिए, या कोई विभाग या कोई शासन या प्रशासन या कोई भी भर्ती बोर्ड के फिक्स डेट पे ये बच्चा क्या है अपने टारगेट को फिक्स करके मौजूद करके चल दे, ठीक है। तो मेरी जो आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि जहां पे भी आप तैयारी कर रहे हैं वहां तैयारी करते रहे, ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे भी है। और अगर आप सेल्फ स्टडी करो तो सेल्फ स्टडी आपकी लगातार रहे, क्योंकि जो इसका जो सिलेबस है मैंने आपको बताया मैथ, रीजनिंग और जीके, जीएस, करंट अफेयर, ये कॉमन सिलेबस है। आपका एएलपी में भी आएगा, आरपीएफ में भी आएगा और ग्रुप डी में भी आएगा। आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, जीडी कर रहे हो, या फिर आप सीजीएल कर रहे हो या सीपीयू कर रहे हो या एमटी किसी भर्ती कर रहे हो, ये सभी जो सिलेबस है उसको कंबाइन होते हुए थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है, वो आप मेंटेन कर सकते हो, इतना आप समझदार हो, ठीक है। अब छोटे बच्चों तो नहीं बेटा एबीसीडी पढ़ानी है तो ए फॉर एप्पल है और किसी ने बोल दिया ए फॉर आंट होता है या चीटी होती है, तो बेटा वो कंफ्यूजन करो, तो ऐसा कुछ नहीं होता है सारी चीजें, ठीक है। इस जगह आके तो बेटा इस तरह से अगर आप चाहते हो कि ऐसी रेगुलर आपको वीडियो मिलते रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगली किसी खास वीडियो में किसी खास जानकारी के साथ में, तब तक सभी को धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।